नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी को आधुनिक इतिहास में अवध साम्राज्य या अवध के बारे में चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो अवध का उत्कर्ष और उसकी भौगोलिक स्थिति एक चार्ट के माध्यम से, एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। निश्चित ही कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में इससे प्रश्न रहते हैं, निश्चित ही रहता है। अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परीक्षा देते हैं तो निश्चित निसंदेह यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अभी हम चर्चा भी करेंगे। अब प्रश्न उठता है, अवध राज्य की स्थापना कैसे हुई? पहले इसके बारे में थोड़ा मैप के माध्यम से समझ लें, अवध की अवस्थिति समझ लें। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल में या उत्तर मुगल काल के शासक आयोग हो गए। जैसे उत्तर मुगल काल के शासक आयोग हुए तो औरंगजेब के समकक्ष जो सरदार थे अपने आप को दिल्ली दरबार में असुरक्षित महसूस करने लगे। फलतः भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, बंगाल में, हैदराबाद में, कर्नाटक में अपने स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना करी। उसी नए राजवंशों की स्थापना के क्रम में अवध में भी एक राजवंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक सादत खां और जिनकी उपाधि बुरहानुल मुल्क थी, ये शिया थे और मुगल बादशाह सुन्नी। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए, अवध की अवस्थिति देखें। अवध की अवस्थिति उस समय बंगाल या आप ऐसे कहें अंग्रेजी राज्य और कन्नौज के बीच एक बफर स्टेट था, या ऐसे भी कह सकते हैं अंग्रेजी राज और मराठों के बीच एक बफर स्टेट था। अवध को बफर स्टेट की संज्ञा दी गई। पूछा भी आपसे जाता है कि अवध कैसा स्टेट था? अवध बफर स्टेट रहा और वर्तमान में बफर स्टेट तिब्बत, आप जान ही रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के लिए अवध, एक और प्रश्न बनता है, अंग्रेजों के लिए अवध भाई की भूमिका में उभर के आया और अंग्रेजों के लिए बंगाल गाय की भूमिका में उभर के आया। पूछा भी जाता है अंग्रेजों के लिए गाय और अंग्रेजों के लिए धाय। बंगाल जो है प्लासी के युद्ध के बाद जब वहां शोषणकारी प्रवृत्ति चली तो वो गाय के स्वरूप में आया, और यहाँ आगे चल के हम सिस्टम बताएंगे कैसे धाय के रूप में। तो बंगाल जो अवध सदैव अंग्रेजों के धाय के रूप में उभरा है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जिस समय अवध की स्थापना हुई, निजाम हैदराबाद, कर्नाटक, इधर मराठे, जाट, राजपूत, इन सब ने अपने स्वतंत्र और अस्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। अब आइए देखते हैं इन्हीं के बारे में, जो भौगोलिक स्थिति आपने समझा, और इसी भौगोलिक स्थिति में सादत खां बुरहानुल मुल्क ने अवध में, जिसकी राजधानी उस समय फैजाबाद हुआ करती थी, अवध में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना करवाए जो सिया राजवंश था। लगभग 1722 से लेके 1856 तक लगभग 130-35 साल, 130-35 वर्षों में 6 पीढ़ी के लोगों ने अवध पर राज किया, या आप ऐसे कह सकते हैं सादत खां के 6 पीढ़ी के लोगों ने राज किया। इन्हीं 6 पीढ़ियों के लोगों से आपके यहाँ प्रश्न बनते हैं। हर बिंदु से प्रश्न नहीं बनते, किंतु मुझे पढ़ना तो हर बिंदु को है। जहां से प्रश्न बनते हैं, जैसे हमने बहुत पहले आपसे चर्चा की है और बार बार भी चर्चा करता हूं, इतिहास वर्ष बहुत बड़ा विषय है। इस बड़े विषय को के हर यूनिट को पढ़ना संभव नहीं है और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपने मतलब की चीजें पढ़नी चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं, इसी परिपेक्ष हमने चर्चा किया है कि किसी भी बिंदु की सबसे पहली घटना और सबसे अंतिम घटना, अगर हम अवध राजवंश की बात कर लेते हैं, सबसे पहली घटना अवध राजवंश की स्थापना से आती है। तो अवध राजवंश का संस्थापक कौन? तो अवध राजवंश का संस्थापक बुरहानुल मुल्क है। और तो अवध राजवंश का, या अवध जो
बंगाल अवध के नवाब थे। इस वंश के अंतिम शासक वाजिद अली शाह थे। खूब पूछा जाता है, संस्थापक भी पूछा जाता है, वाजिद अली शाह के बारे में भी आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न। इसके अतिरिक्त देखा जाए, इन 6 पीढ़ियों में पहली पीढ़ी सआदत खां, दूसरी पीढ़ी सफदरजंग, फिर तीसरी पीढ़ी में शुजाउद्दौला से भी प्रश्न बनते हैं। शुजाउद्दौला से प्रश्न क्यों बनता है, क्या आपने कभी सोचा? हाँ, शुजाउद्दौला से प्रश्न इसलिए बनते हैं, जब बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764, बक्सर भी खूब आपसे पूछा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में बक्सर और प्लासी प्रायः पूछा जाता है। जितना बक्सर और प्लासी महत्वपूर्ण है, उतने शुजाउद्दौला भी महत्वपूर्ण है, उतने सआदत खां महत्वपूर्ण है, उतने वाजिद अली शाह, विरजिस कादिर और बेगम हजरत महल भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 1764 में बक्सर के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आते हैं, यहाँ उतनी महत्ता नहीं दिख पाती। फिर यहाँ हम वाजिद अली शाह से, वाजिद अली शाह के बारे में पूछा जाता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, या 1857 की क्रांति के समय नवाब कौन था। 1857 के क्रांति के समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर इन्हें गिरफ्तार करके कलकत्ता अलीनगर भेज दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वाजिद अली शाह को कलकत्ता अलीनगर भेज दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जितना ही महत्वपूर्ण वाजिद अली शाह बहादुर शाह जफर हैं रंगून के परिप्रेक्ष्य में, उतने ही वाजिद अली शाह हैं। फिर पूछा जाएगा अंतिम, फिर इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की। ठीक है, आगे इसी में देखते हैं, वाजिद अली शाह जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण बेगम हजरत महल है। पूछा जाता है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किसने किया था, या फैजाबाद का नेतृत्व किया था, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि लखनऊ में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल अपने पुत्र विरजिस कादिर के माध्यम से किए थे। यही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे प्रायः पूछे जाते हैं, 10, 12, 15 प्रश्न। अब हमें करना क्या है, हमें एक सिलसिलेवार जो अवध के नवाब हैं, इन नवाबों के बारे में अध्ययन कर लेना है, ताकि कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। इन्हें हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मुझे आपसे एक निवेदन भी करनी है। प्लीज प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम आपके लिए बेहतर तरीके से कार्य करते रहें। आइए हम इसी में आगे देखते हैं कैसे क्या है। हम इसको हटाना चाहेंगे। आइए अब देखते हैं अवध के प्रमुख नवाब। इसके पहले आपने उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी वंशावली देखा। अब अवध के प्रमुख नवाबों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में बनते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर, कुछ खास बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे पीछे हमने चर्चा किया कि अवध का पहला नवाब सादत अली खां या सादत अली उपाधि बुरहानुल मुल्क की थी। टाइम ड्यूरेशन 1722 से 1739 तक था। ये अवध में राजवंश का स्वतंत्र संस्थापक स्थापना किया। ईरानी सरदार था। इसने मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। वह सिया था, निशापुर का वंशज था, सैयदों का। ठीक है, फिर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में इसने अवध में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की और फैजाबाद को राजधानी भी बना लिया। इसने नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नादिर शाह को 3-4 प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है इनसे। नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। जब नादिर शाह को जितना इसने कहा था कितनी रकम, इतने धन मिलेगा, नहीं मिल पाया, फिर डर या भय बस इसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। पूछा भी जाता है अवध का कौन सा नवाब था जो जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, सारे प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण हैं। अब इनका कोई पुत्र नहीं था। इनका भतीजा जिससे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया, वो सफदरजंग थे। इनकी मृत्यु के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना, जो इनके दामाद थे, जैसे भी हमने चर्चा किया। मुगल बादशाह अहमद शाह ने इन्हें अपना वजीर नियुक्त किया। ठीक है, इन्हें अपना वजीर नियुक्त किया। इस कारण इनके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाए।
पूछा भी जाता है किसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाए, तो सफदरजंग के उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला अगले उत्तराधिकारी सफदरजंग के पुत्र थे। 1754 से 1775 तक इन्होंने अवध के नवाबी संभाली। इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। जैसे आपने देखा था कि नादिर शाह के आक्रमण के लिए जो 1739 में हुआ था, सादत खां बुरहानुल मुल्क ने बुलाया था, ठीक उसी प्रकार से शुजाउद्दौला ने पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली, जो एक फारस का सरदार था, और उन्होंने उनका स्वागत किया, साथ भी दिया था। पानीपत के तीसरा युद्ध आपसे खूब पूछा जाता है किसके किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ है, पीछे हमने चर्चा भी किया है। तो टाइम ड्यूरेशन है 14 जनवरी 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। अब इसके अतिरिक्त इन्होंने और जो सारे काम किए, मीर कासिम के साथ मिलकर, मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, इन तीनों लोगों ने मिलकर 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को इन्होंने बक्सर के युद्ध में भाग लिया और पराजय का भी सामना करना पड़ा। बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने कुछ संधियां की। जो पहली संधि 12 अगस्त 1765, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा किया है, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि की। इसके माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, ठीक है। फिर 1773 को वारेन हेस्टिंग्स के साथ इन्होंने बनारस की संधि की। ये जो इलाहाबाद की संधि और बनारस की संधि की बात की जा रही है, इलाहाबाद और बनारस, फैजाबाद, तीनों संधियों का क्रम विन्यास पूछता है। पहला 1765, दूसरा जो बनारस की संधि है 1773, और इसी प्रकार से फैजाबाद की संधि 1775। इस प्रकार से 3 संधियां हुई हैं। इसके बाद अशफुद्दौला अवध के नवाब बनते हैं, जो इनके सुपुत्र होते हैं। अशफुद्दौला से यहाँ बहुत सारे प्रश्न उस तरह से नहीं बनते, किंतु अशफुद्दौला के समय में वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के बेगमों को लूटा था, अवध के बेगमों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उस दुर्व्यवहार के चलते अवध के वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर, जिनका नाम था लॉर्ड बर्क, उन्होंने अभियोग चलाया था, और उस अभियोग उनके ऊपर पारित नहीं हो सका। आइए देखते हैं इनके बारे में। इनकी माता का नाम बहू बेगम, पिता का नाम आप देख ही रहे शुजाउद्दौला है, माता का नाम बहू बेगम और दादी का नाम बुर्रा बेगम था। इनके पास कहा जाता अकूत संपत्ति थी, बहुत सारी संपत्ति। इस समय अशफुद्दौला जो वहां का नवाब था, कंगाली के दौर से गुजर रहा था, इनकी संपत्ति बेच कर, इनके जो गहने या इस तरह से इनके जो अपनी संपत्तियां थी उसको बेचकर राज दरबार चलाया जाता था। ऐसी स्थिति में इनकी संपत्ति लूटने के लिए, बहू बेगम और बुर्रा बेगम की संपत्ति लूटने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने जॉन मिडल्टन, इंपॉर्टेंट है, जॉन मिडल्टन को भेजा। ऐसे भी हमने चर्चा किया। वर्क ने इनके ऊपर अभियोग लगाया। इनके अभिप्राय है वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर अभियोग लगाया, वह अभियोग सिद्ध नहीं हो पाया, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अशफुद्दौला के बारे में, इसने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया। मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। इमामबाड़ा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई स्तंभ नहीं है। ये अपने हिसाब से, उस समय के हिसाब से बहुत अनोखी कलाकृति थी कि बिना स्तंभ के बहुत बड़ी इमामबाड़ा का निर्माण कैसे संभव है, आप सोच सकते हैं। इसके बाद वजीर अली नवाब बने, इनकी कोई विशेष उपलब्धियां नहीं है। फिर सादत अली खां की बारी आती है 1798 से 1814 में। सादत अली खां के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह की जा सकती है कि इसने अवध के साथ 1801 में, इन्हीं के समय में बेलजली के साथ 1801 में सहायक संधि की। पूछा भी जाता है कि भारत में पहली सहायक संधि किसके द्वारा, तो पीछे हमने चर्चा किया, ढूपले के द्वारा हमने चर्चा किया है। जब कर्नाटका पढ़ा रहे थे तो उस समय वहां हमने चर्चा आपसे किया है कि सहायक संधि का जन्मदाता भारत में लॉर्ड ढूपले है, और उसने हैदराबाद के साथ संधि की। लेकिन अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो कब
तो अंग्रेजों की बात की जाए तो सादत अली खां के समय में 1801 में वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी। इनको सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी थी और वेलेस्ली ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी सादत खां को। आइए अब देखते हैं गजीउद्दीन हैदर अली खां। गजीउद्दीन हैदर अली खां के पहले भी 2-3 नवाब हुए थे जिनके कोई खास उपलब्धियां न हो पाने के कारण उन पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। गजीउद्दीन हैदर अली जिनका टाइम ड्यूरेशन 1814 से 1827 है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की कहानी है। 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम ड्यूरेशन है, आप जानते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सबसे बड़ी बात यह की कि इन्हें बादशाह की उपाधि दी थी। ठीक है, अब अगले और अंतिम अवध के नवाब वाजिद अली शाह हैं। वाजिद अली के शाह के से निश्चित एक प्रश्न बनता है। वाजिद अली शाह के संबंध में सबसे पहली बात ये कहा जाता है अंतिम है। फिर इन्होंने अख्तर प्रिया, कई बार पूछा गया है, अख्तर प्रिया उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता। अख्तर प्रिया के नाम से कविता लिखते थे और कथक सम्राट बिंदादीन इनके दरबार में रहा करते थे और कथक कला शैली का विकास इन्हीं के यहाँ से हुआ है। इसके अतिरिक्त इनके ऊपर ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के समय में एक आउटरम, कौन आउटरम, ध्यान रखिएगा, आउटरम के सरकारी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने एक रिपोर्ट 1854 में प्रस्तुत की थी। ये एक सरकारी रिपोर्ट थी। एक बिशप फाइबर की रिपोर्ट होती है, वो गैर सरकारी रिपोर्ट है। जब 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे तो इन सब के बारे में विशेष चर्चा वहां आपसे करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में चर्चा कर लें कि लॉर्ड डलहौजी के समय में आउटरम के रिपोर्ट पर जो 1854 में प्रकाशित हुई थी, 1800 कुशासन का आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। तो उसी कुशासन के आरोप के आधार पर 1855 में अवध का विलय कर लिया जाता है। अवध को कंपनी में मिला लिया जाता है। कंपनी में मिलाने के बाद इन्हें गिरफ्तार करके कलकत्ता अलीनगर भेज दिया जाता है और जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। जो 1857 अवध का विलय 1857 के क्रांति का एक महान कारण बनता है। और 1857 के क्रांति के समय, देखिए प्रश्न समझने की कोशिश करिएगा, 1857 के क्रांति के समय अवध का नवाब कौन था? तो कोई नहीं था। चूंकि 1857 की क्रांति 1857 प्रारंभ हुई थी, 56 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इनकी बेगम हजरत महल थी। इनके अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किए और बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके अवध की सत्ता संचालन किया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 1857 के समय में बेगम हजरत महल ने लखनऊ का पार्टिसिपेशन या लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था। अब इसके आगे की कड़ी हम अगले भाग में देखेंगे। अब तब तक आप इनको देखें, लाभान्वित हो। हमारे चैनल को प्लीज आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।